नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले कुछ समय से मेरे वीडियो नहीं आए, स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण कुछ जीवन में व्यस्तता है, उसकी वजह से भी वीडियो नहीं आया। फिलहाल हम आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा लेके आए। हर एक राजनीति के विद्यार्थी, हर एक यूपीएससी के विद्यार्थी, हर एक स्टेट पीसीएस एग्जाम की कर रहे तैयारी विद्यार्थियों के लिए यह केस बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस क्या है? इस केस को केशवानंद भारती भले ही हार गए, यह समूचे भारतवर्ष के लिए एक नई दिशा दे गए। इस केस ने ही यह सिद्ध किया संविधान सर्वोच्च है। इस केस ने यह तय किया कि संसद के पास क्या अधिकार है। इस केस ने यह बताया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। यह केस हर एक विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करता है। आज इसी केस को आधार मान के, इसी निर्णय को आधार मान के कई फैसले लिए जाते हैं। अब तक के भारतीय इतिहास में, भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे बड़ा फैसला 13 जजों की बेंच, और निर्णय कितना झकास या मस्त आप देखिए, 7-6 के अंदाज में कितनी खूबसूरती के बाद यह निर्णय हमारे बीच आया और कितने नए आयामों को छूने की कोशिश की। देखिए मित्रों, यह बात कहां से शुरू होती है? भारत के केरल राज्य, मैं यह कह दूं मित्रों कि यह भारत का केरल राज्य है। केरल राज्य का एक जिला है मित्रों, जिसे अपन कहते हैं क्या? कासरगोड। कौन सा जिला है मित्रों? कासरगोड। यह केरल राज्य का उत्तरी जिला है, जो लगभग ऊपर में कर्नाटक से लगा हुआ है। आप देख रहे हैं केरल राज्य का उत्तरी जिला, क्या बोल रहे हैं मित्रों? कासरगोड, जो कि किससे जुड़ा हुआ है? कर्नाटक से। यहां पर मित्रों एक मठ है, शैव मठ है। कौन सा मठ है मित्रों? आप कहेंगे शैव मठ, जो आज से लगभग 12,000 वर्षों पहले की इतिहास को जो है ना प्रदर्शित करता है। इस ऐतिहासिक जो है ना मठ, शैव मठ, कहां पर है मित्रों? एडनीर। यह स्थान है मित्रों, कौन सा स्थान है? एडनीर। यह शैव मठ की स्थापना मित्रों आपसे अगर कहूं तो कब हुई है? 9वीं सदी में। कब हुई है मित्रों? आप कह देंगे 9वीं सदी में। थोड़े से आप सोच रहे होंगे कि केशवानंद भारती केस है, आप शुरुआत किस प्रकार से ज्योग्राफिकल कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना मित्रों। मैं बिल्कुल गहराई तक जाना चाहता हूं हर एक प्रश्न को लेके। तो आप यह देख रहे हैं कि केरल के उत्तर में एक जिला है, जिसे आप कह रहे हैं मित्रों कासरगोड। आप बता नहीं सकते यूपीएससी या पीसीएस कहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे, तो हर एक गहराई को समझें। आप यहां से देखें कासरगोड जिला में आप देखेंगे शैव मठ है, जो कि एडनीर एक स्थान है। एडनीर स्थान पर शैव मठ है, जो कि 9वीं सदी में यह मठ बनाया गया है। मित्रों, यह मठ संबंध रखता है आदि गुरु शंकराचार्य से, जो वेदांत का प्रदर्शन कर रहे थे। भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में वेदों को जागृत करने का कार्य या लोगों के बीच वेदों को प्रस्तुत करने का कार्य जो किया था आदि गुरु शंकराचार्य ने, वही इस मठ की क्या कहते हैं मित्रों? स्थापना करती। इसी मठ के आप देखेंगे प्रधानाचार्य होंगे, प्रमुख होंगे, और वो कौन होंगे इसके प्रमुख मित्रों? तो आप कह देंगे कौन होंगे? आपके श्री केशवानंद भारती जी। 19 वर्ष की आयु में, ध्यान देंगे मित्रों, 19 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था मित्रों? इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। किसने मित्रों? केशवानंद भारती जी ने। किसी को पता ही नहीं था कि यह नन्हा सा बालक पूरे इतिहास में संवैधानिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण निर्णय। एक सामान्य से व्यक्ति जो सन्यासी हुए 19 वर्ष की आयु में शैव मठ में, जो कि केरल राज्य में, यह इस पर क्या है? संन्यास के रूप में यहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनके गुरुजी का देहांत होने के बाद इस शैव मठ की जिम्मेदारी आ जाती है मित्रों किस पर? केशवानंद भारती जी पर। और केशवानंद भारती जी को यह लोग एक बड़े ही प्यारे संबोधन से, जो कि एक लंबा संबोधन है, क्या है मित्रों? श्री जगत गुरु। क्या मित्रों? श्री जगत गुरु। जगत गुरु क्या कहेंगे मित्रों? श्री जगत गुरु। श्री 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 क्या कहेंगे मित्रों? केशवानंद भारती जी।
केशवानंद भारती जी, केशवानंद भारती जी क्या कहेंगे, केशवानंद भारती जी दीप गलावारू, ये पूरा नाम है इनका मित्रों। क्या है, श्री जगत गुरु, अरे अधूरा नाम रह गया, श्री जगत गुरु तोतकाचार्य। क्या नाम है, तोतकाचार्य। देखो ध्यान देना, मैं पुनः इस नाम को लेने की कोशिश कर रहा हूं। आप यहां से देखेंगे श्री जगत गुरु तोतकाचार्य श्री श्री केशवानंद भारती दीपंगला वारू के नाम से इन्हें जाना जाता है। एक लंबा संबोधन है मित्रों, क्या है, एक लंबा संबोधन है। अब समझना, तुम तो अपने प्रश्नों से जुड़िए बस। आप यहां से देखेंगे कि केरल राज्य के कासरगढ़ जिला में सैम मठ है, जो कि आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व बना है। 9वीं सदी में इसका निर्माण हुआ है। एडनीर स्थान है कासरगढ़ जिले में, जहां पर सैम मठ है। इसके प्रधानाचार्य बने हैं या इनके जो प्रमुख बने हैं या यहाँ के इस मठ के प्रमुख गुरु बने हैं, वो कौन बने गए मेरे मित्रों, तो आप कहते हैं श्री जगत गुरु तोतकाचार्य श्री श्री केशवानंद भारती दीपांगला वारू। यह इनका पूरा संबोधन है मित्रों। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बदलता है। जिस सैम मठ को आप देख रहे हैं, एडनीर स्थान में जो सैम मठ है, यह केवल वेदों तक ही सीमित नहीं है मित्रों। यह केरल में नृत्य, यह केरल में साहित्य को जागृत करने का कार्य कर रहा है। इस मठ के पास खुद की बहुत अधिक संपत्ति है। कहीं इसके स्कूल, कहीं इसके कॉलेज केरल राज्य में लोगों के उत्थान के लिए लगे हैं। अब आप एक बात समझना मित्रों, यह सैम मठ आप देख रहे हैं, इसकी बहुत संपत्ति है। क्यों, नृत्य साहित्य कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है मित्रों। कौन, तो आप कह देंगे कौन, यह सैम मठ, जिसके प्रमुख वर्तमान में कौन है, तत्कालीन उस समय की बात कर रहा हूं मित्रों, तो आप कह देंगे तोतकाचार्य केशवानंद भारती जी। अब होता क्या है मित्रों, आपने देखा था 1951 में भूमि सुधार जो है ना, भूमि सुधार संविधान संशोधन किया गया था। और मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी मित्रों, 8। मूल संविधान में आप देख रहे थे अनुसूची, आप देख रहे थे कितनी थी मित्रों, तो आपने कहा 8। तो हमने क्या किया था, प्रथम संविधान संशोधन करके अनुसूची जोड़ी गई थी मित्रों, क्या, 9। और इसमें क्या कहा गया था मित्रों, इसमें कहा गया था ऐसे व्यक्ति जो भूमिहीन है, जिन व्यक्तियों के पास में भूमि नहीं है, सरकार उनके लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। और भूमि उपलब्ध कराएगी कहां से, क्या सरकार भूमि बनाएगी, ना भाई ना, सरकार भूमि नहीं बनाएगी। जिनके पास बहुत अधिक भूमि है, आवश्यकता से अधिक भूमि है, या जिनके यहाँ पर काश्तकार या बंधुआ मजदूरी है, तो ऐसे मजदूरों को मुक्त करके उनकी जमींदारी व्यवस्था को खत्म करके और इनमें जमीनों को वितरित किया गया। अब होता क्या है मित्रों, केरल राज्य में वामपंथी सरकार भूमि सुधार अधिनियम 1963 लाती है। क्या मित्रों, तो आप देखेंगे भूमि सुधार, क्या मित्रों, भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार अधिनियम 1963। अब देखो ध्यान देना, बहुत प्रिय बात है मित्रों। यहां पर आप देखेंगे भूमि सुधार अधिनियम 1963 में केरल सरकार लाती है। और यह केरल राज्य इस अधिनियम के तहत क्या कहती है कि जिनके पास बहुत अधिक भूमि है, जिनके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है, उनकी भूमि को भूमिहीन लोग, ऐसे लोग जिनके पास भूमि नहीं है, सरकार उनको क्या करा देगी मित्रों, उपलब्ध करा देगी। अब ऐसा होने के बाद मित्रों क्या हुआ था कि जो सैम मठ आप देख रहे हैं, एडनीर स्थल पर सैम मठ है मित्रों। इस मठ पे ना जाने कितनी संपत्ति थी। आप यहां पर देख रहे हैं कि संपत्ति के आधार में संपत्ति क्या क्या थी, कहीं कॉलेज थे, कहीं क्या स्कूल थे, और बहुत सारी यहां पर कई एकड़ जमीन थी। सरकार के इस अधिनियम के आने मात्र से इस जमीन को क्या हुआ था मित्रों, आप देखेंगे कि केरल राज्य के भूमिहीन लोगों में क्या कर दिया था मित्रों, वितरित कर दिया। ऐसा करने से ही मित्रों क्या हुआ था, केशवानंद भारती जी समस्या में आ गए। क्यों, क्योंकि आप देखेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 26, भारतीय संविधान के आर्टिकल 26 को पढ़ेंगे। जैसे मैं थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, आर्टिकल 25 में भारतीय संविधान कहता है कि कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करता है,
ठीक महज उसी प्रकार से 26 में एक सुंदर बात कही है। 26 में वह कहता है, अगर कोई भी धार्मिक संस्था, चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से आता है, वह अपनी संपत्ति को अर्जित कर सकता है, वह अपनी संपत्ति को इकट्ठा कर सकता है। राज्य उससे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब आप एक बात समझिए, आर्टिकल 26 जो कि एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। जब भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आप कहां जा सकते हैं? तो आप कह देंगे मित्रों, कहां पर जा सकते हैं? आप कहेंगे न्यायालय की शरण में। आर्टिकल 26 में यह दिया है कि संपत्ति का अधिकार तुम्हारा। देखिए मित्रों, एक बात समझे, आर्टिकल 31 को जब पढ़ेंगे तो हर किसी की संपत्ति, जैसे मेरी संपत्ति, आप लोगों की संपत्ति, सामान्य जन की संपत्ति का अधिकार है। लेकिन आर्टिकल 26 में यह है कि किसी भी धार्मिक संस्था की अगर कोई संपत्ति है तो राज्य उससे कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। कोई धर्म है, वो अपनी संपत्ति को खुद अर्जित करेगा, अपने पास रखेगा। और हुआ यह मित्रों कि जैसे ही भूमि सुधार अधिनियम 1963 केरल राज्य लेकर आया, आर्टिकल 26 का क्या हो गया? हनन हो गया। केशवानंद भारती जी कोई वकील नहीं है, लेकिन यह केरल राज्य के पास पहुंचे और केरल राज्य से कहा कि यह तो अन्याय है, क्योंकि आर्टिकल 26 में तो आप कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार किसी धार्मिक संस्था का है तो वही उसे अर्जित करेगा, तो फिर राज्य ने यह कैसे ले ली? लेकिन एक बात बताऊं बहुत सुंदर सी, आप यह देखेंगे कि जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उसमें एक बात कही कि अगर कोई भी मामला, यदि कोई भी भूमि सुधार केस है, अगर उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। यह हमने क्या किया था? प्रथम, इस बात को गौर करना, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में यह कहा था कि 9वीं अनुसूची में जो विषय जोड़े जाएंगे संसद उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब दुविधा यह हो गई कि संसद महत्वपूर्ण है या संविधान महत्वपूर्ण है। हुआ यह कि इस 26 वाले, आप यहां से देखें, भूमि सुधार अधिनियम के तहत 1963 में हुआ क्या? जो सैम मठ की जो भूमि थी उसे किस में रख दिया? 9वीं अनुसूची में। लेकिन इन्होंने इसे केशवानंद भारती जी ने आर्टिकल 26 का इन्हें क्या माना था मित्रों? हनन माना था, और यह विवाद बढ़ा और केरल राज्य के खिलाफ यह विवाद गया। तो इसीलिए इसे कहते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस 1973। क्यों? इसे लेकर के 1970 में, ध्यान से सुने मित्रों, इसे लेकर, इस केस को लेकर के मित्रों हुआ क्या था? 1970 में याचिका दायर करते हैं कौन? केशवानंद भारती जी। कहां पर? केरल हाई कोर्ट में, केरल के उच्च न्यायालय में जाकर के मित्रों क्या होता है कि इस केस को क्या कहते हैं? इस केस को उच्च न्यायालय में ले जाया गया है। अब इस समय उच्च न्यायालय असमंजस की स्थिति में था कि वो अब केस किस प्रकार से सुनाए। पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में यह कह चुका है क्या कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते। अब करें तो करें क्या? बड़ी दुविधा। यह केस हल ना हो पाया तो शीर्ष न्यायालय, जिसे हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, जिसे मित्रों अपन कहते हैं भारत का न्यायमूर्ति, एक ऐसा जज जिसे ईश्वर का निर्णय माना जाता है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के दिल्ली में यह केस पहुंचा। मित्रों, यह केस कहां चला गया है? केंद्र सरकार के पास पहुंचा, सॉरी, केंद्रीय न्यायालय के पास पहुंच गया, सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंच गया। अब इस केस में एक खूबसूरती आएगी मित्रों। यह केस मित्रों क्या है? 19 दिसंबर 1972 से लेकर के लगभग कितने दिनों तक मित्रों? 68 दिनों तक। कितने दिनों तक मित्रों? 68 दिनों तक यह केस सुनने वाला है। कब तक? 68। यह भारतीय इतिहास का पहला, भारतीय इतिहास के संवैधानिक इतिहास का एक पहला केस है जिस पर लगातार निर्णय कितने दिनों तक बहस हुई है मित्रों? 68 दिनों तक। इस बेंच में आप देखें, एक मुख्य न्यायाधीश, 12 अन्य न्यायाधीश, आप यहां पर देखेंगे कुल 13 जजों की पीठ। अब तक के इतिहास में एक सबसे बड़ी जजों की पीठ। एक तो मुख्य न्यायाधीश, 12 उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए न्यायाधीश मित्रों। तो आप यहां पर देखेंगे क्या कि 68 दिनों की बहस और 13 जजों की पीठ इसका निर्णय देने के लिए तैयार है।
703 पेज का न्याय, कितना मित्रों, 703 पेज का इतने पृष्ठों में छपा हुआ था यह न्याय। और इस न्याय का भी ऐतिहासिक मोड़ देखिए मित्रों, कितनी खूबसूरती है। भले केशवानंद भारती जी इस केस को हार गए, लेकिन वो दुनिया के दिल में जगह बना गए। कितना सुंदर सी बात कर गए हैं। देखना अब क्या है, 68 दिनों की बहस के बाद 13 जज अपना फैसला भी किस खूबसूरती से देते हैं। देखिए मित्रों, कितनी आग लगाने वाली बात है। केवल 7-6, कहने का मतलब क्या है, यह केस को सर्वोच्च न्यायालय जीत गया। 6 जज ना के पक्ष में और 7 जज किसके पक्ष में थे, हाँ के पक्ष में। यह हाँ ना किस बात की है, इन 13 जजों में से 6 जजों ने यह कहा था कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आप यहां से देखेंगे 7 जजों ने कहा था मित्रों, क्या है कि आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर तो सकते हैं, संशोधन कर तो सकते हैं, लेकिन आप मित्रों क्या है, मौलिक अधिकारों में ध्यान देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी किसी भी प्रकार का संशोधन, क्या, जब भी किसी भी प्रकार का संशोधन करेंगे, आप मूल ढांचे को, संविधान का जो वैधानिक ढांचा है, उसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते। मेरी बात समझिए मित्रों, मैं बारीक कर देता हूं। 6 जजों ने तो स्पष्टतम कह दिया था, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, मुझसे पहले थोड़ी सी भूल हुई है। 6 जजों ने कहा था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन 7 जजों ने यह कहा मौलिक अधिकारों में क्या है, संशोधन कर सकते हैं, बस शर्तें, बस एक नियम ध्यान रखेंगे, क्या, कि संविधान के बेसिक ढांचा है, जो मूल संविधान है, जो संविधान की मूल प्रति है, उस पर किसी भी प्रकार की अड़चन ना आए, उस पर किसी भी प्रकार का फर्क ना पड़े। और इस स्थिति में अगर चाहता है संविधान तो क्या कर सकता है, संशोधन। एक और बात समझिए मित्रों, इससे यह स्पष्ट हो गया, आर्टिकल 368 यह कहता है कि संसद अगर संशोधन करना चाहती है संविधान में तो कर सकती है, लेकिन एक और बात यहां पर कह दी है। देखो एक बात समझना, बारीक बात कर रहा हूं उसे। आप कह रहे हैं आर्टिकल 368 यह कहता है कि जो आपकी संसद है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इस न्यायालय ने इस केस के बाद, केशवानंद भारती केस में एक सुंदर बात है, उसे समझिए। इसने यह कहा है संशोधन तो संसद कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे में नहीं, मूल ढांचे में संविधान में संशोधन नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान से बड़ी तो संसद भी नहीं है। इससे यह स्पष्ट हुआ संसद सबसे सर्वोपरि है, संसद को सबसे आगे रखेंगे, संसद सबसे पहले नहीं आएगी, संविधान सबसे पहले आएगा। क्षमा चाहेंगे विद्यार्थियों, संविधान सबसे पहले आएगा, संसद उसके बाद है। संविधान हमारे लिए क्या है मित्रों, प्रमुख है, संविधान से बढ़कर के कुछ भी नहीं। मित्रों इस केस को केशवानंद भारती जी हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं, भूमि सुधार की जो बात की गई है, तो राज्य भी जिनके पास भूमि नहीं है उन लोगों को इनकी जमीन दे दी गई। लेकिन इससे यह तो स्पष्ट हो गया ना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। इसमें यह स्पष्ट हो गया था, कल सरकार को यह लगता है कि किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन होना चाहिए, कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक ढांचे में नहीं। और इसमें केशवानंद भारती केस हारते हैं, लेकिन संपूर्ण भारत जीतता है। आप कहेंगे सर केस हारने के बाद भी खुशी क्यों, क्योंकि अब तक हमारी सरकार यह स्पष्ट ही नहीं कर पा रही थी। देखो एक बात समझना, बहुत खूबसूरती वाली बात है, बहुत बारीक बात है, समझना। कल के दिन संसद इस प्रकार का कोई संशोधन करती है, कल के दिन संसद इस प्रकार का कोई संशोधन करती है जिससे संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन होगा, कल के दिन संसद इस प्रकार का कोई संशोधन करती है जिससे संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन होगा, तो क्या होगा मित्रों, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सर्वोच्च न्यायालय को इस पर निर्णय सुनाने का अधिकार है कि संसद ने जो निर्णय लिए, संसद ने जो भी निर्णय लिए वो संसद के सारे निर्णय कैसे हैं, गलत हैं, क्योंकि मूल ढांचे को तो प्रभावित कर ही नहीं सकती। जो भी प्रकार का संशोधन होगा मित्रों, वह संशोधन इस प्रकार का होगा कि मूल ढांचे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो यह संविधान सबसे सर्वोच्च है, संसद ऐसा कोई भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती जिसमें बेसिक ढांचे में परिवर्तन होगा।
जो विद्यार्थी यह समझ रहे हैं, बार बार इस वर्ड को सुन रहे हैं कि बेसिक ढांचे से अर्थ क्या है, बेसिक शब्द से मतलब क्या है, कहने का अर्थ यह है कि संविधान निर्माताओं का जो उद्देश्य रहा था, किसी अनुच्छेद को रखने के पीछे उन लोगों की जो मंशा थी, जो संविधान निर्माण कर रहे थे, उन लोगों की उसके पीछे एक बहुत बड़ी बारीकी थी कि हम देश का कल्याण करना चाहते हैं। तो जब भी तुम किसी मौलिक अधिकार में, जब भी किसी संविधान के किसी भी अनुच्छेद में आप संशोधन करना चाहते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि संविधान निर्माता जिस उद्देश्य इस आर्टिकल को रखे थे, क्या उसमें तो किसी भी प्रकार का क्या है, आप देख रहे हैं उसके साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा। तो इस स्थिति में आप ऐसा कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। मैं उम्मीद करूंगा मित्रों कि आपको मेरा यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है, साइंस प्लस पॉलिटी से कैसा भी क्वेश्चन आपके मन के बीच है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत कीमती है मित्रों, समय को ना गंवाइए। कोई हमें मित्रों अपने जीवन का रत्तीभर समय नहीं देता है, क्यों हम व्हाट्सएप, ट्विटर या अन्य अकाउंट पे उसे गवाते हैं। मेरे कई साथी मित्र मुझसे यह शिकायत भी करते हैं कि सर इस चीज को हम कैसे छुड़ाएं। आप अपने आप को व्यस्त रखिए, अच्छे कामों में जो है ना अपने आप को लगाइए, जिससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। जय हिंद मित्रों।